साथियों, आप सभी का हमारे यूट्यूब चैनल मधुशाला तथागत भाई रविंद्र चौहान संपूर्ण हिंदी साहित्य शिक्षण केंद्र में स्वागत अभिनंदन है। आप सभी विद्यार्थियों के लिए मैं इसमें जो पाठ्यक्रम हिंदी साहित्य का इतिहास चला रहा हूँ, उसमें साहित्य इतिहास लेखन परंपरा में डॉक्टर नागेंद्र जी को चला रहा हूँ। डॉक्टर नागेंद्र जी की व्यक्तिगत जीवन तथा उनके द्वारा जो हिंदी साहित्य के इतिहास का वर्गीकरण किया गया था, उसको हमने विस्तार से बता दिया है भाग 1 और भाग 2 में। इसके बाद हम भाग 3 में लेकर आए हैं डॉक्टर नागेंद्र जी की जो प्रमुख रचनाएं रही हैं, उनके बारे में हम एक-एक करके बताएंगे। आप उसको लिखते जाइएगा, क्योंकि इससे प्रश्न बहुत जबरदस्त बनते हैं। ठीक है, बनना ही बनना है प्रश्न, नहीं लिखेंगे तो कोई बात नहीं है। सुनिए, इसको सुनेंगे तो भी आपकी सारी चीजें कन्फर्म हो जाएंगी। आप किसी भी एग्जाम में जाएंगे, चाहे टेट हो, टेट वोट में भी पूछता है कुछ चीजें, सुपर टेट में भी पूछता है। उसके अलावा टीजीटी, पीजीटी, नेट, जेआरएफ, असिस्टेंट प्रोफेसर इत्यादि में तो खूब जबरदस्त इससे प्रश्न बनता है। इनकी जो प्रमुख रचनाएं उनमें, आइए शुरू करते हैं पहली रचना से। सुमित्रा नंदन पंत। ठीक, सुमित्रा सुमित्रा नंदन पंत। ठीक है, इसका प्रकाशन 1939 में हुआ था। 1939 में। यह आलोचना है, ठीक है, आलोचना ग्रंथ है, आलोचना ग्रंथ। ठीक, सबसे पहला ग्रंथ इनका सुमित्रा नंदन पंत ग्रंथ के बारे में लिख लीजिए। सुमित्रा नंदन पंत ग्रंथ किसने लिखा है? तो यह डॉक्टर नागेंद्र जी ने लिखा है। याद रखिएगा, डॉक्टर नागेंद्र। पहला सुमित्रा नंदन पंत, जिसका प्रकाशन 1939 ईस्वी में हुआ था। यह एक आलोचना ग्रंथ है, आलोचनात्मक ग्रंथ है सुमित्रा नंदन पंत। इसमें डॉक्टर नागेंद्र ने सुमित्रा नंदन पंत जी के बारे में आलोचना किया है। तो पहला ग्रंथ है सुमित्रा नंदन पंत, डॉक्टर नागेंद्र जी की आलोचना ग्रंथ। दूसरा इनके ग्रंथ है मेरा व्यवसाय तथा साहित्य सृजन। दूसरा इन्होंने लिखा है मेरा व्यवसाय, व्यवसाय तथा साहित्य सृजन, साहित्य सृजन। मेरा व्यवसाय, मेरा व्यवसाय तथा साहित्य सृजन ग्रंथ। इन्होंने यह निबंध आत्मपरक शैली में है। यह क्या है? आत्म आत्मपरक शैली, शैली में निबंध है। ठीक है, तो मेरा व्यवसाय तथा साहित्य सृजन किसने लिखा है पूछेगा, तो डॉक्टर नागेंद्र जी ने लिखा है। यह एक आत्मपरक शैली में लिखा गया डॉक्टर नागेंद्र का निबंधात्मक साहित्य है, निबंधात्मक ग्रंथ है। यह आत्मपरक शैली में लिखा, नहीं कि आत्मपरक नहीं, स्वयं से ही बातें करते हुए अपनी बातें बता रहे हैं। तो मेरा व्यवसाय तथा साहित्य सृजन इनका दूसरा ग्रंथ है, जो कि आत्मपरक शैली में लिखा हुआ निबंध है। पहला इनका ग्रंथ सुमित्रा नंदन पंत 1939 में आलोचनात्मक ग्रंथ है। उसके बाद आइए इनका तीसरा ग्रंथ के बारे में जाए, आस्था के चरण। ये बहुत ज्यादा, बहुत इंपॉर्टेंट है। आस्था के चरण, ये बहुत ज्यादा पूछता है। इनका तीसरा ग्रंथ है आस्था के चरण। आस्था के चरण, ये बहुत कई बार पूछा है इस ग्रंथ के, इंपॉर्टेंट है, याद रखिएगा। आस्था के चरण ग्रंथ, यह इंपॉर्टेंट में आता है, ये भी इंपॉर्टेंट में है, कई बार पूछा है। तो आस्था के चरण जो ग्रंथ है, यह डॉक्टर पूछता किसका है? डॉक्टर नागेंद्र का यह ग्रंथ है। यह क्या है? आस्था के चरण, यह निबंध है। यह विवेचनात्मक शैली में है। ठीक है, विवेचनात्मक, विवेचनात्मक शैली। ठीक है, शैली में निबंध विधा की रचना है। ठीक है, तो आस्था के चरण जो कि विवेचनात्मक शैली में इनका निबंध है, किसका? डॉक्टर नागेंद्र जी का। तो डॉक्टर नागेंद्र जी का जो ग्रंथ है आस्था के चरण, यह विवेचनात्मक शैली में लिखा हुआ इनका निबंध है। ठीक है, उसके बाद हिंदी उपन्यास, चौथा ग्रंथ है इनका हिंदी उपन्यास, हिंदी उपन्यास।
तो इनका हिंदी उपन्यास जो ग्रंथ है, यह निबंध है, ठीक है? हिंदी उपन्यास यह गोष्ठी शैली में लिखा हुआ है। गोष्ठी शैली में, गोष्ठी शैली में, ठीक है? यह क्या है? निबंध विधा की रचना है। तो हिंदी उपन्यास जो इनका ग्रंथ है, वह निबंध है, ठीक है? हिंदी उपन्यास निबंध, आस्था के चरण भी इनका निबंध है। तो हिंदी उपन्यास इनका निबंध, यह गोष्ठी शैली में लिखा गया है। हिंदी उपन्यास गोष्ठी शैली में लिखा गया है, ठीक है? गोष्ठी शैली समझ गए होंगे जो लोग गोष्ठी बनाते हैं आज भाई चारों ओर से बैठ करके, तो गोष्ठी शैली में लिखा हुआ यह डॉक्टर नागेंद्र जी का चौथा ग्रंथ है हिंदी उपन्यास, जो कि बहुत ही महत्वपूर्ण ग्रंथ है, ठीक है? उसके बाद साहित्य की समीक्षा, पांचवा ग्रंथ है साहित्य, साहित्य की समीक्षा, साहित्य की समीक्षा, इनका पांचवा ग्रंथ है, महत्वपूर्ण ग्रंथ है साहित्य की समीक्षा। यह प्रश्नोत्तर शैली में लिखा हुआ निबंध है। प्रश्नोत्तर शैली, प्रश्नोत्तर शैली में निबंध है, ठीक है? इसका डॉक्टर नागेंद्र का। तो साहित्य की समीक्षा जो कि प्रश्नोत्तर शैली में लिखा हुआ डॉक्टर नागेंद्र का निबंध है। उसके बाद दद्दा एक महान व्यक्तित्व, छठवां है दद्दा एक महान व्यक्तित्व, एक महान व्यक्तित्व, व्यक्तित्व, ठीक है? दद्दा एक महान व्यक्तित्व जो ग्रंथ इनका है लिखा हुआ, इनकी किताब है, पुस्तक है दद्दा एक महान व्यक्तित्व। यह संस्मरणात्मक निबंध है। संस्मरणात्मक, संस्मरणात्मक निबंध है, ठीक है? यह प्रश्नोत्तरात्मक निबंध है, प्रश्नोत्तर शैली में लिखा हुआ निबंध साहित्य की समीक्षा। दद्दा एक महान व्यक्तित्व डॉक्टर नागेंद्र जी का निबंध है, जो कि संस्मरणात्मक निबंध संग्रह है, ठीक है? ये सब संग्रह है, एक एक निबंध नहीं, संग्रह है पूरा, ये सब पूरा एक दो पन्ने में नहीं, बहुत विस्तार विस्तार से है, तो संग्रह है ये सब। दद्दा एक महान व्यक्तित्व जो कि संस्मरणात्मक निबंध संग्रह इनका डॉक्टर नागेंद्र जी का। उसके बाद इनका अगला जो ग्रंथ है वह है हिंदी साहित्य में हास्य की कमी, छठवां है हिंदी साहित्य में, हिंदी साहित्य में हास्य की कमी, हास्य की कमी, हिंदी साहित्य में हास्य की कमी, ठीक है? डॉक्टर नागेंद्र जी का है हिंदी साहित्य में हास्य की कमी। तो हिंदी साहित्य में हास्य कमी, हिंदी साहित्य में हास्य की कमी, यह संवादात संवादात्मक शैली में है, ठीक है? संवादात्मक, नागेंद्र जी का यह संवाद, संवाद है, ठीक है? संवादात्मक शैली में लिखा हुआ इनका निबंध है, किसका? डॉक्टर नागेंद्र जी का। हिंदी साहित्य में हास्य की कमी, यह संवाद की शैली में लिखा हुआ डॉक्टर नागेंद्र जी की का ग्रंथ है। केशव का आचार्यवत्व, सातवां नंबर पे है केशव का आचार्यत्व, आचार्यत्व, यह इनका, इनकी जो पुस्तक है यह पत्रात्मक शैली, पत्रों की शैली में, पत्र की शैली में, ठीक है? पत्रात्मक, पत्रात्मक शैली में है। केशव का आचार्यत्व, केशव का आचार्यत्व जो इनका ग्रंथ है डॉक्टर नागेंद्र जी का, वह है वह पत्रात्मक शैली में, ठीक है? तो डॉक्टर नागेंद्र जी का यह ग्रंथ केशव का आचार्यत्व या पत्रात्मक शैली में लिखा हुआ इनका प्रमुख ग्रंथ है। उसके बाद अप्रवासी की यात्राएं,
नहीं, इसके बाद आगे लिखिए मिथक और साहित्य, 8वें नंबर पे मिथक, मिथक और साहित्य, मिथक और साहित्य ग्रंथ इन्होंने लिखा है। ठीक है, इतना लिख लीजिए, मिटाने जा रहे हैं, मिटा करके आपको आगे हम बताएंगे। आइए आगे जानते हैं इनकी ग्रंथों के बारे में। मिथक और साहित्य के बाद अप्रवासी की यात्राएं, इनका यात्रा वृत्तांत है। ठीक है, यह बहुत ज्यादा पूछा है। अप्रवासी की यात्राएं, की यात्राएं, ठीक है, अप्रवासी की यात्राएं, फिर से एक लिखना शुरू कर देते हैं, आप लोग सही कर लीजिएगा इसको। तो इनका जो अगला ग्रंथ है अप्रवासी की यात्राएं, यह एक यात्रा वृत्तांत है। ठीक है, यात्रा वृत्तांत ग्रंथ है, यह एक यात्रा वृत्तांत है, अप्रवासी की यात्राएं। इसका प्रकाशन 1972 ईस्वी में हुआ था। 1972 ईस्वी में अप्रवासी की यात्राएं, याद रखिएगा। डॉक्टर नागेंद्र का ये बहुत ही इंपॉर्टेंट ग्रंथ है, बार बार पूछा है, यह इंपॉर्टेंट है। यह ग्रंथ बहुत ही इंपॉर्टेंट है डॉक्टर नागेंद्र जी का, जो कि बार बार पूछा है। अप्रवासी की यात्राएं, तो यह किस विधा की रचना है? तो यह यात्रा वृत्तांत विधा की रचना है। इसका प्रकाशन 1972 ईस्वी। सबसे ज्यादा पूछता है कि अप्रवासी की यात्राएं यह किसका ग्रंथ है? तो यह डॉक्टर नागेंद्र जी की एक यात्रा वृत्तांतिक ग्रंथ है। तो अप्रवासी की यात्राएं बहुत ही इंपॉर्टेंट ग्रंथ है। अप्रवासी की यात्राएं डॉक्टर नागेंद्र जी का वृत्तांत वाला ग्रंथ है, यानी कि यात्रा है, यात्रा वृत्तांत का ग्रंथ है। 1972 ईस्वी में प्रकाशित हुआ था। अप्रवासी की यात्राएं डॉक्टर नागेंद्र, अप्रवासी की यात्राएं डॉक्टर नागेंद्र, बार बार बोल रहा हूँ, सुनिए, सुनते रहेंगे तो याद हो जाएगा। लिखने के चक्कर में कम पढ़िए, बार बार मेरे वीडियो देखते रहिए, याद हो जाएगा। लिखने को तो किताबों में सब लिखा हुआ है। तो अप्रवासी की यात्राएं, यात्रा वृत्तांत किसका है? डॉक्टर नागेंद्र का। यह इंपॉर्टेंट इसलिए बार बार दोहरा रहा हूँ। इसका प्रकाशन 1972 ईस्वी में हुआ था। उसके बाद आलोचक, अगला ग्रंथ इनका है आलोचक का आत्म विश्लेषण। दूसरा है आलोचक का, आलोचक का आत्म विश्लेषण, आत्म विश्लेषण, याद रखिएगा। ये सीरियल जो लगा रहा हूँ, सीरियल पहले वाला आप मिला दीजिएगा, मैं अपने सुविधा के लिए कर रहा हूँ, गिनना ना पड़े। तो आलोचक का आत्म विश्लेषण, यह डॉक्टर नागेंद्र जी का ग्रंथ है। आलोचक का आत्म विश्लेषण, यह इसका जो शैली है, यह आत्म साक्षात्कार शैली है। आत्म साक्षात्कार यह शैली है। ठीक है, आलोचक का आत्म विश्लेषण जो ग्रंथ है डॉक्टर नागेंद्र का, यह आत्म साक्षात्कारात्मक शैली है। ठीक है, यह आत्म साक्षात्कार शैली में लिखा हुआ निबंध है, आलोचक का आत्म विश्लेषण। उसके बाद इनका एक बहुत ही महत्वपूर्ण ग्रंथ है, ठीक है, तंत्र लोक से यंत्र लोक तक। तीसरा है तंत्र लोक, तंत्र लोक से, तंत्र लोक से यंत्र लोक तक, तंत्र लोक से यंत्र लोक तक। यह बहुत जबरदस्त ग्रंथ है, यह कई बार पूछा है, यह इंपॉर्टेंट में डाल लीजिए। ठीक है, तंत्र लोक से यंत्र लोक तक ग्रंथ डॉक्टर नागेंद्र जी का। पूछता है तंत्र लोक से यंत्र लोक तक, यह किसका है ग्रंथ? तो यह डॉक्टर नागेंद्र जी का ग्रंथ है। कौन? तंत्र लोक से यंत्र लोक तक, यह एक यात्रा वृत्तांत है। ठीक है, यात्रा वृत्तांत है। ठीक है, तंत्र लोक से यंत्र लोक तक यह यात्रा वृत्तांत है। इसका प्रकाशन 1968 ईस्वी में हुआ था। 1968 ईस्वी में। तो तंत्र लोक से यंत्र लोक तक डॉक्टर नागेंद्र जी का यात्रा वृत्तांतात्मक ग्रंथ है। इनकी तो इनकी देख लीजिए, अप्रवासी की यात्रा है, यात्रा वृत्तांत, और तंत्र लोक से यंत्र लोक तक इनका यात्रा वृत्तांत, ये दो हो गए।
तंत्रलोक से यंत्रलोक तक किसका है? डॉक्टर नागेंद्र का यात्रा वृत्तांत। पूछता है कि तंत्रलोक से यंत्रलोक तक ये किस विधा की रचना है? ये कई बार पूछा है। तो तंत्रलोक से यंत्रलोक तक जो ग्रंथ है यह एक यात्रा वृत्तांत है। या 4 ऑप्शन देगा, उसमें पूछेगा इसमें यात्रा वृत्तांत कौन है? तो तंत्रलोक से यंत्रलोक तक यह एक यात्रा वृत्तांत तक ग्रंथ है। तो यात्रा वृत्तांत ग्रंथ कौन है इनका? तंत्रलोक से यंत्रलोक तक और दूसरा अप्रवासी की यात्राएं। तो अप्रवासी की यात्राएं तथा तंत्रलोक से यंत्रलोक तक यह यात्रा वृत्तांतक ग्रंथ है। ठीक है, इसके बाद और भी इनके जो ग्रंथ कौन कौन से हैं, बहुत इंपॉर्टेंट कौन कौन से? विचार और विवेचन। चौथा है विचार और विवेचन। ठीक है, विचार और विवेचन। विचार और विवेचन ग्रंथ यह 1944 ईस्वी में प्रकाशित हुआ था। 1944 ईस्वी। विचार और विवेचन इनका प्रमुख ग्रंथ है। कई बार पूछा, विचार और विवेचन किसका? डॉक्टर नागेंद्र जी का है। तंत्रलोक से यंत्रलोक तक डॉक्टर नागेंद्र जी का। आलोचक का आत्मविश्लेषण डॉक्टर नागेंद्र जी का। विचार और विश्लेषण किसका है? तो डॉक्टर नागेंद्र जी का 1944 में प्रकाशित ग्रंथ है। विचार और अनुभूति। पांचवा है विचार और अनुभूति। विचार और अनुभूति। ठीक है, तो विचार और अनुभूति यह 1949 ईस्वी में प्रकाशित हुआ था। विचार और अनुभूति का प्रकाशन 1949 ईस्वी में हुआ था। अगला ग्रंथ है आधुनिक हिंदी कविता की प्रमुख प्रवृत्तियां। आधुनिक उल्टा हो गया। इनका जो ग्रंथ अगला है आधुनिक हिंदी कविता की आधुनिक आधुनिक हिंदी कविता की हिंदी कविता की प्रमुख प्रवृत्तियां। तो आधुनिक हिंदी कविता की प्रमुख प्रवृत्तियां किसका ग्रंथ है? यह पूछता है तो यह पूछ तो लिखिएगा आधुनिक हिंदी कविता की प्रमुख प्रवृत्तियां डॉक्टर नागेंद्र जी का ग्रंथ है। आधुनिक हिंदी की प्रमुख प्रवृत्तियां, इसका प्रकाशन 1951 ईस्वी में हुआ था। इसका प्रकाशन 1951 ईस्वी में हुआ था। आधुनिक हिंदी कविता की प्रमुख प्रवृत्तियां किसका? डॉक्टर नागेंद्र जी का ग्रंथ है। उसके बाद अगला ग्रंथ है विचार और विश्लेषण। 7वें नंबर पे है विचार और विश्लेषण। ठीक है, विचार और विश्लेषण। तो विचार और विश्लेषण ग्रंथ किसका है? यह डॉक्टर नागेंद्र जी का है। यह 1955 ईस्वी में प्रकाशित हुआ था। 1955 ईस्वी में प्रकाशित हुआ था विचार और विश्लेषण ग्रंथ। इसके बाद 8वें नंबर पे है अरस्तु का काव्य शास्त्र। अरस्तु का काव्य शास्त्र। अरस्तु का काव्य शास्त्र। ठीक है, अरस्तु का काव्य शास्त्र ये बहुत ही इंपॉर्टेंट प्रश्न है। ये कई बार पूछा है, बहुत इंपॉर्टेंट, याद रखिएगा। अरस्तु का काव्य शास्त्र पूछता है किसका ग्रंथ है? यह डॉक्टर नागेंद्र जी का ग्रंथ है। अरस्तु का काव्य शास्त्र बहुत ही इंपॉर्टेंट है। इसका प्रकाशन 1957 ईस्वी में हुआ था। इसका प्रकाशन 1957 ईस्वी में हुआ था। अरस्तु का काव्य शास्त्र। तो अरस्तु का काव्य शास्त्र बेहद इंपॉर्टेंट है। यह 1957 ईस्वी में प्रकाशित हुआ था। तो यह किसका ग्रंथ है? तो यह डॉक्टर नागेंद्र का ग्रंथ है, अरस्तु का काव्य शास्त्र। ठीक है, आइए आगे बढ़ते हैं। अरस्तु का काव्य शास्त्र के बाद 9वें नंबर पर हम रख रहे हैं, ये सीरियल नहीं है, आप लोग सीरियल मिला लीजिएगा डेट से, हमने डेट भी लिख दिया इसलिए। तो अरस्तु का काव्य शास्त्र के बाद अनुसंधान और आलोचना। अगला ग्रंथ है अनुसंधान और
आलोचना, अनुसंधान और आलोचना इनका अगला ग्रंथ है। यह 1961 ईस्वी में प्रकाशित हुआ था। 1961 ईस्वी में प्रकाशित हुआ अनुसंधान और आलोचना ग्रंथ, यह डॉक्टर नागेंद्र जी का 1961 ईस्वी में प्रकाशित हुआ था। इतना लिख लीजिए, आगे फिर हम बढ़ते हैं। ठीक है, बिताने जा रहे हैं, रोक कर वीडियो लिख लीजिए। इनका अगला ग्रंथ है, फिर यहाँ से हम एक से शुरू कर दे रहे हैं सुविधा के लिए अपने, आप लोग मिला लीजिएगा, वहां तक 9 तक हुआ था, आप लोग अपने हिसाब से लिख लीजिएगा। इनका अगला ग्रंथ है अनुसंधान और आलोचना, हो गया। उसके बाद हम आपको इनका जो ग्रंथ है रस सिद्धांत 1900, इसके बारे में पहले ही बता चुका हूं मैं, इसको फिर लिख लीजिए, रस सिद्धांत हमने इसी में लिख दिया है साथ में। इतना इन्होंने किताब लिखा है, कहा 1964 ईस्वी। तो नागेंद्र जी का रस सिद्धांत का प्रकाशन 1964, ये भी इनका ग्रंथ है। रस सिद्धांत के बाद आलोचना की आस्था, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। आलोचना की आलोचक की आस्था, आलोचक की आस्था, आलोचक की आस्था, यह इनका बहुत ही इंपॉर्टेंट ग्रंथ है। इसको लिख लीजिए इंपॉर्टेंट में, ये बहुत जबरदस्त पूछता, कई बार पूछा, आलोचक की आस्था किसका ग्रंथ है? तो यह डॉक्टर नागेंद्र जी का ग्रंथ है, आलोचक की आस्था। तो आलोचक की आस्था किसका ग्रंथ है? यह डॉक्टर नागेंद्र का ग्रंथ है। यह बहुत ही इंपॉर्टेंट ग्रंथ है, आलोचक की आस्था। ठीक है, इसमें इसका प्रकाशन 1966 ईस्वी में हुआ था। 1966 ईस्वी में आलोचक की आस्था का प्रकाशन हुआ। तो आलोचक की आस्था किसका है? डॉक्टर नागेंद्र जी का ग्रंथ है। इसके बाद तीसरे नंबर पे आइए, आलोचक की आस्था बहुत ही इंपॉर्टेंट है, इसको याद रखिएगा। इसके बाद तीसरे नंबर पे इतना ही महत्वपूर्ण ग्रंथ है, नई समीक्षा नए संदर्भ। नई समीक्षा, नई समीक्षा नए संदर्भ, नई समीक्षा नए संदर्भ, यह इनका प्रमुख ग्रंथ है। यह बहुत इंपॉर्टेंट है, ये बहुत कई बार पूछा है, ये तो इंपॉर्टेंट है ये अपने आप में। तो नई समीक्षा नए संदर्भ ग्रंथ, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट ग्रंथ है। इसका प्रकाशन 1970 ईस्वी में हुआ था। प्रकाशन इसका हुआ था 1970 ईस्वी में हुआ था। नई समीक्षा नए संदर्भ ग्रंथ एक प्रमुख ग्रंथ है डॉक्टर नागेंद्र का। ठीक है, नई समीक्षा यह समीक्षात्मक ग्रंथ है। नई समीक्षा नए संदर्भ, यह 1970 में प्रकाशित हुआ था। ये बहुत इंपॉर्टेंट है। ठीक है, नई समीक्षा नए संदर्भ। समस्या और समाधान अगला ग्रंथ है इनका, चौथा, समस्या और समाधान। समस्या और समाधान, समस्या और समाधान, यह भी इंपॉर्टेंट है। यह 1971 ईस्वी में प्रकाशित हुआ था। 1971 ईस्वी में आया था। तो समस्या और समाधान ग्रंथ पूछता है तो किसका ग्रंथ है? समस्या और समाधान, यह डॉक्टर नागेंद्र जी का ग्रंथ है। साकेत एक अध्ययन, अगला है साकेत एक अध्ययन। साकेत अगला ग्रंथ इनका है, साकेत एक अध्ययन, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, कई बार पूछा है ये। ठीक है, इसको जरूर याद करिएगा, साकेत एक अध्ययन, साकेत एक अध्ययन बहुत ही इंपॉर्टेंट ग्रंथ है इनका, डॉक्टर नागेंद्र। तो पूछता है कि किसका ग्रंथ है? तो साकेत एक अध्ययन, साकेत एक अध्ययन डॉक्टर नागेंद्र जी का ग्रंथ है। उसके बाद अगला आइए, 6वें नंबर पे है देव और उनकी कविता। देव और उनकी कविता, देव और उनकी कविता, यह इनका बहुत ही इंपॉर्टेंट ग्रंथ है। बार बार पूछता है देव और उनकी कविता किसका ग्रंथ है, ये किसकी किताब है, किसका पुस्तक है? तो ये पूछ बताइएगा आप लोग साफ साफ, देव और उनकी कविता डॉक्टर नागेंद्र जी की पुस्तक है। उसके बाद 7वें नंबर पे है
देव और उनकी कविता के बाद आधुनिक हिंदी नाटक। कहा आधुनिक हिंदी नाटक। आधुनिक हिंदी नाटक। तो आधुनिक हिंदी नाटक भी डॉक्टर नागेंद्र जी का प्रमुख ग्रंथ है। आधुनिक हिंदी नाटक, ठीक है। कामायनी के अध्ययन की समस्याएं, अगला ग्रंथ है कामायनी के अध्ययन की कामायनी कामायनी के अध्ययन की समस्याएं, के अध्ययन की समस्याएं, ठीक है। यह कई बार पूछा है, कई टीटी टीटी पीटी में भी पूछा है। तो कामायनी के अध्ययन, ये नेट JAR में बहुत बार पूछा है, अदर स्टेट में भी, झारखंड में भी पूछा था ये। कामायनी के अध्ययन की समस्याएं किसका ग्रंथ है? तो किसको बताएंगे? कामायनी के अध्ययन की समस्याएं डॉक्टर नागेंद्र जी का प्रमुख ग्रंथ है, कामायनी के अध्ययन की समस्याएं। उसके बाद का अगला ग्रंथ है 9वें नंबर पे कामायनी के अध्ययन की समस्याएं। ये इंपॉर्टेंट ग्रंथ, याद रखिएगा, ये पूछा भी है। कामायनी के अध्ययन की समस्याएं। उसके बाद अगला ग्रंथ है इनकी भारतीय सौंदर्य शास्त्र की भूमिका। भारतीय सौंदर्य शास्त्र की सौंदर्य शास्त्र की भूमिका, ठीक है। भारतीय सौंदर्य शास्त्र की भूमिका, यह भी बहुत ही इंपॉर्टेंट ग्रंथ है, यह पूछा भी है। भारतीय सौंदर्य इंपॉर्टेंट है, याद रखिएगा, भारतीय सौंदर्य शास्त्र की भूमिका, ठीक है। इनका प्रमुख ग्रंथ है भारतीय सौंदर्य शास्त्र की भूमिका। यह महत्वपूर्ण ग्रंथ है किसका? डॉक्टर नागेंद्र जी की। तो भारतीय सौंदर्य शास्त्र की भूमिका किसका ग्रंथ है? यह डॉक्टर नागेंद्र जी का ग्रंथ है। उसके बाद पाश्चात्य काव्य शास्त्र की भूमिका, अगला ग्रंथ है पाश्चात्य पाश्चात्य काव्य शास्त्र की भूमिका, ठीक है। तो पाश्चात्य काव्य शास्त्र की भूमिका, थोड़ा सा कैमरा ऐसे कर दे रहे हैं, आ जाएगा। पाश्चात्य काव्य शास्त्र की भूमिका ग्रंथ किसका है? यह डॉक्टर नागेंद्र जी का ग्रंथ है, पाश्चात्य काव्य शास्त्र की भूमिका। दोस्तों यहाँ तक लिख लीजिए, इसके बाद मिटाने जा रहा, मिटा करके अगला मैं और भी लिखूंगा, ठीक है। पाश्चात्य काव्य शास्त्र की भूमिका के बाद इसको एक बार रिपीट कर देना और आंख बंद करके सुन लीजिए। रस सिद्धांत इनका प्रमुख ग्रंथ है, ये काव्य शास्त्री विवेचना एक तरह से है। इसके बाद आलोचक की आस्था, इंपॉर्टेंट ग्रंथ, बहुत बार पूछा है। नई समीक्षा नए संवाद, ये भी इंपॉर्टेंट है। नई समीक्षा नए संदर्भ, समस्या और समाधान, साकेत एक अध्ययन, यह भी इंपॉर्टेंट ग्रंथ है। देव और उनकी कविता, यह भी कई बार पूछा है, याद रखिएगा। देव और उनकी कविता, आधुनिक हिंदी नाटक, कामायनी के अध्ययन की समस्याएं, भारतीय सौंदर्य शास्त्र की भूमिका, पाश्चात्य काव्य शास्त्र की भूमिका, यह इनके अति महत्वपूर्ण ग्रंथ है। किनके? डॉक्टर नागेंद्र बाबा के, ठीक है। इसको मिटाने जा रहे हैं, आगे रोक करके वीडियो आप लिखना हो तो लिख लीजिएगा। तो आइए दोस्तों आगे बढ़ते हैं। सीरियल फिर लगा लीजिएगा, मैं एक से ही शुरू करूंगा, आप लोग अपने हिसाब से लगा लीजिएगा, ठीक है। सुविधा हमारे हमें गिनना नहीं पड़ेगा बार बार। अगला ग्रंथ इनका शैली विज्ञान, शैली विज्ञान, यह महत्वपूर्ण ग्रंथ है किसका? डॉक्टर नागेंद्र जी का शैली विज्ञान। तो शैली विज्ञान डॉक्टर नागेंद्र जी का ग्रंथ है। अगला ग्रंथ है इनका भारतीय साहित्य, दूसरा प्रश्न लीजिए, भारतीय भारतीय साहित्य, ठीक है। भारतीय साहित्य, भारतीय साहित्य में जो विषय क्या है, संविधान में स्वीकृत 14 भाषाओं का, ठीक है। इसमें जो विषय है, कौन सा विषय है? संविधान। भारतीय साहित्य में संविधान में शामिल
14 भाषाओं का, 14 मूल भाषाओं का, एक तरह की 14 मूल भाषाओं का, 14 मूल भाषाओं का, ठीक है, भाषाओं का वर्गीकरण है। वर्गीकरण नहीं, भाषाओं का वर्णन है, ठीक है। तो भारतीय साहित्य ग्रंथ में डॉक्टर नागेंद्र जी ने भारतीय संविधान में शामिल 14 मूल भाषाओं का वर्णन, क्योंकि जब संविधान में शुरू शुरू में स्वीकार किया था तो 14 ही भाषाओं को स्वीकार किया था, बाद में जोड़ तोड़कर कुल 22 भाषाओं को स्वीकार कर लिया गया है। तो संविधान, भारतीय साहित्य में संविधान में ऑलरेडी 14 भाषाओं का वर्णन है। पूछ सकता है किस ग्रंथ में, इस निम्नोक्त में से किस ग्रंथ में अब संविधान में शामिल 14 भाषाओं का वर्णन है, तो यह भारतीय साहित्य नामक ग्रंथ में है। यह इंपॉर्टेंट प्रश्न है, ठीक है, ये बना सकता है। तो डॉक्टर नागेंद्र जी का यह ग्रंथ है, भारतीय साहित्य में 14 भाषाओं का वर्णन है, संविधान में वर्णित कुल 14 भाषाओं का वर्णन है। इसके बाद भारतीय महाकाव्य, तीसरा ग्रंथ है भारतीय भारतीय महाकाव्य। भारतीय महाकाव्य इन्होंने लिखा है, ठीक है। इसमें राष्ट्रीय सांस्कृतिक एकता पर वर्णन है। इसमें इसमें जो विषय है राष्ट्रीय सांस्कृतिक सांस्कृतिक राष्ट्रीय सांस्कृतिक एकता एकता पर वर्णन है। तो ये भारतीय महाकाव्य में राष्ट्रीय सांस्कृतिक एकता पर वर्णन है, ठीक है। इसमें तीन भाषाएं हैं, ठीक है। इसमें 3 भाषा, कौन कौन सी भाषा का प्रयोग हुआ है? संस्कृत, प्राकृत, अपभ्रंश। संस्कृत, प्राकृत, अपभ्रंश, इसमें 3 प्राचीन भाषाएं, संस्कृत, प्राकृत, अपभ्रंश। इसमें 3 प्राचीन भाषा, ठीक है। प्राचीन भाषा कौन कौन सी? संस्कृत, प्राकृत, अपभ्रंश, ठीक है। इसमें 3 प्राचीन भाषाओं का वर्णन है, ठीक है। तथा इसमें जान लीजिए कि भारतीय महाकाव्य में क्या वर्णन है, इसमें राष्ट्रीय सांस्कृतिक एकता पर वर्णन किया गया। इसमें 3 प्राचीन भाषाओं का वर्णन है। 3 प्राचीन भाषाएं कौन कौन सी? संस्कृत, प्राकृत और अपभ्रंश का इसमें वर्णन है। इसमें पाली नहीं शामिल किया गया, ठीक है, तो भारतीय महाकाव्य में। इसके बाद इसमें तथा तथा एक आधुनिक भाषा, ठीक है, एक आधुनिक भाषा, एक अंग्रेजी सहित, तथा अंग्रेजी सहित कुल, इसमें 3 प्राचीन भाषा का प्रयोग हुआ, कौन सा? संस्कृत, प्राकृत और अपभ्रंश। पाली का प्रयोग नहीं है। ऐसा पूछता है कि भारतीय महाकाव्य में किस प्राचीन भाषा का प्रयोग नहीं हुआ, तो पाली का नहीं हुआ, तो संस्कृत, प्राकृत और अपभ्रंश का प्रयोग हुआ भारतीय महाकाव्य में। कुल 13 भाषाओं की, कुल 13 भाषाओं का, 13 भाषाओं, ठीक है, 13 भाषाओं, कुल 13 भाषाओं का 26 प्रमुख 26 प्रमुख महाकाव्यों का वर्णन है। तो इसमें क्या है कि कुल 26 महाकाव्य ऐसे हैं जो कि 13 भाषाओं में हैं, ठीक है। कुछ दो दो हो गए होंगे, एक ही भाषा में दो दो महाकाव्य होंगे, तीन तीन होंगे सकता है। तो भारतीय महाकाव्य ग्रंथ में राष्ट्रीय सांस्कृतिक एकता पर वर्णन किया गया है। इसमें 3 प्रमुख भाषाएं हैं। इसमें कौन सा नहीं, ऐसा पूछता है तो पाली नहीं है, तो संस्कृत,
प्राकृत और अपभ्रंश का प्रयोग हुआ है। अंग्रेजी सहित अंग्रेजी का भी प्रयोग इसमें हुआ है। ठीक है, अंग्रेजी के महाकाव्यों का भी प्रयोग हुआ है। तो कुल 13 भाषाएं, यानी कि संस्कृत, प्राकृत, अपभ्रंश, अंग्रेजी तथा अन्य मिलाकर कुल 13 भाषाओं का जो महाकाव्य है, भाषाओं में जो महाकाव्य लिखे गए हैं अलग अलग करके उनके क्षेत्रों में, ये कुल 26 महाकाव्यों का वर्णन है। 13 भाषाओं में जो प्रमुख महाकाव्य लिखे गए होंगे, जैसे अंग्रेजी भाषा में कुछ और महाकाव्य लिखा गया होगा, संस्कृत में कोई और लिखा गया होगा, प्राकृत में कोई और लिखा गया होगा, अपभ्रंश में कोई और लिखा गया, उसमें और भी भाषाएं रही होंगी। तो उनके कुल 26 महाकाव्यों का इन्होंने भारतीय महाकाव्य में वर्णन किया है। किसने? डॉक्टर नागेंद्र जी ने। ठीक है, जिसमें जैसे उदाहरण के रूप में जान लीजिए कौन कौन से महत्वपूर्ण की बात, 4 ठो आप लिख लीजिए। इसमें कौन कौन से? रामायण, महाभारत, रामायण, महाभारत, चरित काव्य, चरित काव्य, रामायण में तो जैसे रामचरितमानस वगैरह है, सब चरित काव्य में आते हैं। चरित काव्य, रामाध्यान, रामाध्यान, ठीक है, रामाध्यान, प्रतीकात्मक महाकाव्य, प्रतीकात्मक प्रति प्रतीकात्मक महाकाव्य। ठीक है, तो इसमें जैसे इस तरह के महाकाव्यों का इसमें वर्णन है। रामायण, महाभारत, चरित काव्य, रामाध्यान, प्रतीकात्मक, ये हमने उदाहरण के रूप में दे दिया आदि। ठीक है, यह इसमें भारतीय महाकाव्य में शामिल है। तो भारतीय महाकाव्य में कुल हिंदी भाषा की प्राचीन भाषा जो रही है संस्कृत, पाली को शामिल नहीं किया गया है। उसके बाद प्राकृत और अपभ्रंश को भी, इन 3 भाषाओं के संस्कृत, प्राकृत और अपभ्रंश में लिखित जो महाकाव्य रहे उनका वर्णन, साथ में अंग्रेजी के महाकाव्यों का वर्णन कुछ, उसके बाद कुछ अन्य भाषाएं हैं जिनको मिला कुल 13 भाषाओं में कि अलग अलग जो महाकाव्य रहे उनके कुल 26 महाकाव्यों का वर्णन भारतीय महाकाव्य में लिखा गया है। जैसे रामायण, महाभारत आदि, चरित काव्य आदि, इस तरह के ग्रंथ इसमें शामिल, इनका वर्णन किया गया है विस्तार से। ठीक है, तो दोस्तों ये इनकी प्रमुख रचनाएं रही हैं। ठीक है, डॉक्टर नागेंद्र जी की। उसके बाद इनका एक महत्वपूर्ण ग्रंथ है हिंदी साहित्य का इतिहास। ठीक है, हिंदी साहित्य का इतिहास, चौथे नंबर पर लिख लीजिए, हिंदी साहित्य का इतिहास, जिसके बारे में हम आपको डॉक्टर रामचंद्र शुक्ल जी के साथ पढ़ाऊंगा। हिंदी साहित्य का इतिहास, हिंदी साहित्य का इतिहास ग्रंथ इन्होंने डॉक्टर हरदयाल के साथ लिखा है। डॉक्टर हरदयाल, ठीक है, प्लस डॉक्टर नागेंद्र है, इनकी किताबें मिलता है। तो हिंदी साहित्य का इतिहास ग्रंथ जो है इनका महत्वपूर्ण ग्रंथ है। डॉक्टर नागेंद्र तथा हरदयाल, डॉक्टर नागेंद्र तथा डॉक्टर हरदयाल के सहयोग से लिखा गया है। इस ग्रंथ को संपादन में, हिंदी साहित्य के इतिहास, इस ग्रंथ को लिखा नहीं बल्कि संपादन किया है डॉक्टर नागेंद्र ने। ठीक है, तो संपादन में कुल 26 विद्वानों ने सहयोग किया है। 26 विद्वानों का सहयोग है। ठीक है, 26 विद्वानों के सहयोग से हिंदी साहित्य का बृहद इतिहास इन्होंने जो लिखा है, बड़ा विस्तारित ग्रंथ लिखा है इन्होंने, हिंदी साहित्य का इतिहास। आपको, आप मार्केट में भी जाएंगे तो हिंदी साहित्य का इतिहास डॉक्टर नागेंद्र, डॉक्टर हरदयाल के मांगेंगे तो मिल जाएगी। तो 26 विद्वानों के सहयोग से हिंदी साहित्य का इतिहास ग्रंथ लिखा गया है। यह इनका प्रामाणिक माना जाता है। हिंदी साहित्य का इतिहास प्रामाणिक ग्रंथ है, प्रामाणिक तथा व्यवस्थित ग्रंथ है, तथा व्यवस्थित ग्रंथ है। ठीक है, डॉक्टर नागेंद्र का हिंदी साहित्य का इतिहास या प्रामाणिक और व्यवस्थित ग्रंथ है। ठीक है, इतना नोट कर लीजिए। आज हमने डॉक्टर नागेंद्र जी के बारे में 3 वीडियो में कुल मिलाकर इनके बारे में संपूर्ण अध्ययन हमने बता दिया। इनके संपूर्ण
व्यक्तिगत जीवन के बारे में, इनकी ऐतिहासिक ग्रंथ जो महत्वपूर्ण रहे हैं, इनके द्वारा जो वर्गीकृत किया गया हिंदी साहित्य का इतिहास आदि का वर्गीकरण, उसके बारे में भी हमने बता दिया विस्तार से। और लास्ट वीडियो में हमने आपको इनकी जो महत्वपूर्ण रचनाएँ रही हैं, जिनके बारे में बहुत ज़बरदस्त प्रश्न बनाए जाते हैं, टीईटी, पीजीटी, नेट, जेआरएफ, असिस्टेंट प्रोफेसर, झारखंड, उत्तराखंड, एमपी, राजस्थान, ठीक है? मध्य प्रदेश आदि राज्यों में जो टीजीटी आ रही, इसके अलावा अदर राज्य जो भी साउथ में भी हैं, उनमें भी इन्हीं इतने ही प्रश्नों, इन्हीं इतनी रचनाओं से लगभग-लगभग प्रश्न बनाए जाते हैं। कुछ अपवाद हैं जिनको पकड़ पाना किसी विद्वान में बस की बात नहीं है कि सब कुछ कंप्लीट हो, कुछ कहीं न कहीं सब में कमी होती है। तो डॉक्टर नागेंद्र जी के बारे में हमने संपूर्ण अध्ययन कराया, और आप सभी मान्यवर से, आप सभी लोगों से, हमारा मित्रों से, दोस्तों से निवेदन है कि मेरे चैनल को लाइक, सब्सक्राइब तथा शेयर ज़रूर कर दें, ठीक है? अगली वीडियो में मिलते हैं हम, आपको विस्तार से हम बताएँगे, जिस तरह से डॉक्टर नागेंद्र जी के बारे में हमने बताया, हम आगे वीडियो में बताएँगे आपको डॉक्टर रमाशंकर शुक्ला रसाल के बारे में विस्तार से, और उनकी रचनाओं के बारे में तथा उनके द्वारा हिंदी साहित्य का इतिहास का जो वर्गीकरण किया गया, उसके बारे में विस्तार से हम आपको बताएँगे, ठीक है? तो मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार।